तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि ये सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का थर्ड रूल चल रहा है, जो कि है एडवर्ब क्लॉज का यूज करके, जिसमें हमने आपको टाइम शोइंग कंजंक्शन के बारे में बताया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड रूल, जो कि प्लेस यानी जगह को शो करने वाले कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसमें केवल दो ही कंजंक्शन आते हैं। एक होता है वेयर और दूसरा होता है वेयर एवर। वेयर और वेयर एवर, ये दो कंजंक्शन प्लेस को शो करते हैं, और इसमें ये वेयर वाला जो क्लॉज होगा ये एक एडवर्ब का काम करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड दिस वॉलेट एट अ प्लेस, मैंने ये पर्स एक स्थान पर पाया था। और इसके बाद दूसरा सेंटेंस इसमें रहे कि योर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग देयर, तुम्हारा भाई वहां पे खड़ा था। अब यहाँ पे दो सेपरेट सेंटेंस आ गए हैं। आई फाउंड दिस वॉलेट एट अ प्लेस, यानी कि मैंने ये पर्स एक स्थान पर पाया था। योर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग देयर, तुम्हारा भाई वहां खड़ा था। अब इसमें जो पहला सेंटेंस है, मेन काम इसमें क्या हो रहा है? फाउंड यानी पाने का काम हो रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन करें कि मैंने ये पर्स कहां पाया था, तो आंसर क्या मिला? जहां तुम्हारा भाई खड़ा था। मैंने तुम्हारा पर्स वहां पाया जहां तुम्हारा भाई खड़ा था। तो इसमें पाना जो इसका वर्ब है, इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कहां पाया? जहां तुम्हारा भाई खड़ा था। तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये एक एडवर्ब क्लॉज होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको हम बनाएंगे। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? कि मैंने यह पर्स पाया था। तो केवल इतना ही आपको लिखना है कि आई फाउंड दिस वॉलेट। अब वहां जहां तुम्हारा भाई खड़ा था, तो यानी कि एक स्थान पर ये सब इसमें हट गया है, तो इसको हटा देना है। बस केवल इतना लिखना है कि मैंने यह पर्स पाया था जहां तुम्हारा भाई खड़ा था। तो वेयर योर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं कि आई फाउंड दिस वॉलेट वेयर योर ब्रदर वॉज स्टैंडिंग। अब देख लेते हैं इसमें वेरेवर का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जैसे है, नरेंद्र मोदी गोज टू मेनी प्लेसेस, नरेंद्र मोदी कई स्थानों पर जाते हैं। ही इज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह पे उनका स्वागत किया जाता है। नरेंद्र मोदी कई जगह पर जाते हैं और हर जगह उनका स्वागत किया जाता है। और वेरेवर का मतलब क्या होता है? वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। तो पहले आप इन दोनों सेंटेंस को हिंदी में ऐसे कंबाइन करिए जिसमें आ जाए जहां कहीं भी। तो क्या बनेगा? नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो पहले इसमें आपको लिखना होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो कंप्लीट सेंस किसका निकल रहा है? कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है। तो पहले ये चीज आपको लिखना है। भले यहाँ पे ये वाला क्लॉज आपको पहले लिखना है, बट इसमें ही को पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले नाउन आना चाहिए, नरेंद्र मोदी। क्योंकि नाउन का मेंशन हम पहले करते हैं, उसके बाद प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो लिखना हमें ये चीज पहले, लेकिन ही की जगह पे ये नाउन आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी इज वेलकम्ड, यानी कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है। अब इसमें से एवरीवेयर को हटा दिया जाएगा और यहां से मेनी प्लेसेस को हटाया जाएगा, क्योंकि जब इसको हिंदी में बनाया गया तो क्या क्या बना? कि नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं उनका स्वागत किया जाता है। तो ये कई जगहों पर या हर जगह ये सब इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हो गया नरेंद्र मोदी इज वेलकम्ड, यानी कि नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाता है। अब जहां कहीं भी वे जाते हैं, जहां कहीं भी के लिए क्या हो जाएगा? वेयर एवर वे जाते हैं, ही गोज। तो पूरा सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि नरेंद्र मोदी इज वेलकम्ड वेयर एवर ही गोज। इस तरह से आप वेयर एवर का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, ये आप वेयर और वेयर एवर दोनों का यूज एक एडवर्ब क्लॉज की तरह करना आप सीख गए होंगे। तो चलिए हम इसमें अगला रूल अब देख लेते हैं, जिसमें रीजन की बात होती है। अगर सेंटेंस में रीजन शो हो रहा हो और उसको हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो,
तो वहां पे हमें बिकॉज का यूज करना होगा, जिसका यूज आप जानते होंगे पहले से। बिकॉज का यूज होता है क्योंकि के लिए। अब ये सब ऐसे कंजंक्शन है जो एक डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, तभी वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो रीजन के लिए तो और भी कंजंक्शन आ सकते हैं, इसमें बिकॉज के साथ सिंस भी आ सकता है, एज आ सकता है, बट सबसे सिंपल है बिकॉज का यूज करना। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे है आई वॉज इल, आई वॉज इल, आई कुड नॉट कम टू स्कूल। आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ पाया। अब इसमें देखिए, इसमें बिकॉज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसमें जो दोनों सेपरेट सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, एक में रीजन होगा, दूसरे में रिजल्ट होगा। तो आई वॉज इल, मैं बीमार था, ये रीजन है, और आई कुड नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ पाया, ये रिजल्ट है। लेकिन जब आप इसमें बिकॉज का यूज करते हैं तो पहले आपको रिजल्ट लिखना होगा। पहले रिजल्ट लिखेंगे और फिर बिकॉज के साथ रीजन लिखा जाएगा। तो रिजल्ट इसमें क्या है, आई कुड नॉट कम टू स्कूल। अब सीधे लिख सकते हैं क्योंकि मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज इल। तो इस तरह से जब भी रीजन की बात होगी और उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो वहां पे आप बिकॉज का यूज करके उसको कंबाइन कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब इसका जो फोर्थ रूल हमारा है, कंडीशन यानी कि शर्त। अगर किसी भी सेंटेंस में कंडीशन की बात हो, शर्त की बात हो, और उसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो कंडीशन के लिए आप कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें आप इफ का यूज कर सकते हैं, इन केस का यूज कर सकते हैं, या फिर अनलेस का यूज कर सकते हैं। जिसमें इफ और इन केस का सेम मीनिंग है, यदि, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो जब तक और नहीं के लिए, जब तक नहीं, इसके लिए until का भी यूज होता है और अनलेस का भी यूज होता है। बट until और अनलेस दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स। until का जो यूज है वो जब हम एक टाइम के लिए होता है कि जिस समय तक, जैसे जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, तो यहां पे एक टाइम की बात हो रही है। और अनलेस जो है ये एक शर्त को प्रकट करता है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। तो यहां पे एक शर्त है कि तुम सफल तो होगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें परिश्रम करना होगा। तो जहां पे शर्त की बात होती है वहां पे जब तक नहीं के लिए अनलेस का यूज करते हैं, और जहां पे टाइम की बात होती है वहां पे जब तक नहीं के लिए अनटिल का यूज करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें इफ, इन केस या फिर अनलेस का यूज आप कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, जैसे है डू नॉट वर्क टू मच, you will lose your health. Do not work too much. Too much का मतलब एकदम बहुत ज्यादा, जितना होना नहीं चाहिए। तो do not work too much यानी कि बहुत ज्यादा काम मत करो। You will lose your health यानी तुम अपना स्वास्थ्य खो दोगे, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, इसमें शर्त की बात हो रही है कि अगर तुम इतना ज्यादा काम करोगे, यदि तुम इतना ज्यादा काम करोगे तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसमें यदि के लिए आप सीधे डू नॉट को हटाएंगे। इसमें जो आपको जनरली ऐसे ही सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और चाहे वो डू नॉट से स्टार्ट होगा चाहे सीधे वर्ब से स्टार्ट होगा। तो चाहे डू नॉट से स्टार्ट हो चाहे वर्ब से स्टार्ट हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें इफ या फिर इन केस का यूज कर देना है। और इसमें देखो, देखिए जो यहाँ पहला जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है, उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंपेरेटिव है तो जो यू छिपा हुआ है इसको हम सामने लेके आएंगे। इफ के बाद आपको यू का यूज करना होगा कि इफ यू वर्क टू मच,
यदि तुम इतना ज्यादा काम करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस वैसे लिखना है, यू विल लूज योर हेल्थ। तो आप इसमें इफ का यूज करके इसको कंबाइन कर सकते हैं कि इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लर्न योर लेसन यू विल पास द एग्जाम। लर्न योर लेसन यू विल पास द एग्जाम। अब यहां भी देखिए, इसमें शर्त है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, लेकिन तुम्हें अपना लेसन लर्न करना होगा, तैयार करना होगा। अब इसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो यहां भी देखिए, जो पहला सेंटेंस ये कैसा है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि वर्ब से स्टार्ट है। तो यहां भी सबसे पहले इफ या फिर इन केस दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट है नहीं तो यू को सब्जेक्ट मानेंगे। इफ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो के लिए कॉमा, और तुम पास हो जाओगे, यू विल पास द एग्जाम। तो इस तरह से आप इसमें इफ का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरे वाले सेंटेंस में अगर नॉट आया होता कि यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब जैसे है वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। कठिन परिश्रम करो, या फिर इसको हार्डर कर देते हैं कि और कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्डर, और परिश्रम करो। यू विल नॉट पास द एग्जाम, तुम एग्जाम में पास नहीं होगे। तो यानी कि जब तक तुम और मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम में पास नहीं होगे। तो जब इसमें किसी में नॉट आ जाए, दूसरा जो सेंटेंस उसमें नॉट आ जाए, तो आप समझ जाइए उसमें अनलेस लगा सकते हैं कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो अनलेस का यूज सबसे पहले ही कर सकते हैं कि अनलेस यू वर्क हार्डर, बस इफ की जगह पे अनलेस कर दीजिए, अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम और मेहनत नहीं करोगे, फिर कॉमा लगा के यू विल नॉट पास द एग्जाम। हो जाएगा यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप शर्त की बात होने पर इफ, अनलेस या फिर इन केस का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पांचवा रूल हमारा है, कंडीशन के बाद आता है कंपैरिजन। अगर सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया हो, यानी कि तुलना की गई हो, तो उसको कंबाइन करने के लिए आप कौन कौन से कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा, जिसमें आप एज या फिर सो एज या फिर देन का यूज करते हैं। तो ये सभी कंजंक्शन इसमें आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, her sister is not so beautiful। she is very beautiful, वह बहुत सुंदर है। her sister is not so beautiful, उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है। अब इन दोनों सेंटेंस को जब हम हिंदी में कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वह। ऐसे इसको बना सकते हैं सिंपली। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरा वाला सेंटेंस है इसको लिखेंगे कि her sister is not so beautiful। अब इसमें सो तो पहले से आया हुआ है, बस केवल यहां पे एज लगा के, जिससे कंपैरिजन हो रहा है शी से हो रहा है, तो एज शी हो जाएगा। her sister is not so beautiful as she।
आप चाहें तो इसमें इज भी लिख सकते हैं, एज शी इज, या फिर केवल सब्जेक्ट तक लिख सकते हैं। हो गया कि हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शी, उसकी बहन उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वह। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई रन फास्ट, यू डू नॉट रन सो फास्ट। आई रन फास्ट यानी कि मैं तेज दौड़ता हूं, यू डू नॉट रन सो फास्ट, तुम उतना तेज नहीं दौड़ते। तो इसको भी ऐसे बना सकते हैं कि तुम उतना तेज नहीं दौड़ते हो जितना कि मैं, या फिर मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चाहे इसको बना सकते हैं कि आई रन, अब फास्ट का फास्टर कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, आई रन फास्टर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज होता है। देन के बाद जिससे कंपैरिजन हो रहा है यू से हो रहा है तो सीधे यू लिख देंगे। चाहे आप ऐसे बना सकते हैं कि आई रन फास्टर देन यू, या फिर इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, पहले दूसरा वाला सेंटेंस, यू डू नॉट रन सो फास्ट, इसमें सो लगा हुआ है ऑलरेडी, केवल एज लगा के पहला सब्जेक्ट लिख देना है आई, यू डू नॉट रन सो फास्ट एज आई। बट अगर देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें अगर नॉट नहीं आया हो, जैसे हर सिस्टर इज इक्वली, इसमें अगर इक्वली आ जाए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, उसकी बहन भी उसके समान सुंदर है, उसके बराबर सुंदर है। तो वहां पे आपको एज का यूज करना होगा कि हर सिस्टर इज एज ब्यूटीफुल, यहां पे एज हो जाएगा एज ब्यूटीफुल एज शी। जब भी इक्वलिटी वहां पे दिखाई जाएगी, जब भी इक्वलिटी दिखाई जाएगी, समानता दिखाई जाएगी, तो वहां पे आप एज का यूज करेंगे, और जब अंतर दिखाया जाएगा तो सो एज का यूज करना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला रूल अब हम देख लेते हैं, हमारा छठवां जो रूल है इसका। तो फ्रेंड्स हमारा ये छठवां रूल इसमें है, कंट्रास्ट शो होने पर। कंट्रास्ट का मतलब जब सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करना होगा, इसमें आपको ऑल्दो येट का यूज करना होगा। दो या ऑल्दो का यूज कर सकते हैं, और ऑल्दो के साथ येट का भी यूज किया जाता है। तो सीधे आप जान लीजिए कि अगर कंट्रास्ट शो हो रहा है, कंट्रास्ट वाले सेंटेंस आपको सिंपल में भी मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स में भी मिलेंगे, और कंपाउंड में भी मिलेंगे। सिंपल बनाने के लिए आपको एक उसमें प्रेपोजिशन बताया गया था, इन स्पाइट ऑफ का यूज करना। अगर कंट्रास्ट शो हो रहा है तो उसमें इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं सिंपल बनाने के लिए। वहीं अगर कंट्रास्ट शो हो और उसको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो वहां पे आपको ऑल्दो के साथ येट का यूज करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे है, he worked hard, और दूसरा सेंटेंस रहे कि he could not pass। अब इन दोनों सेंटेंस को पहले आप ध्यान से देखिए कि he worked hard यानी उसने कठिन परिश्रम किया। अब कठिन परिश्रम किया तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए था कि उसे अच्छे अंक लाने चाहिए थे। बट इसका उल्टा क्या हुआ दूसरे सेंटेंस में कि he could not pass, वो पास ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस हमें दिए गए हैं एक दूसरे के विपरीत है, इसमें कंट्रास्ट शो हो रहा है। और इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है, ऑल्दो का यूज करके पहला सेंटेंस लिख लीजिए, फिर जहां पे फुल स्टॉप है वहां येट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा ऑल्दो, फिर पहला सेंटेंस ही वर्कड हार्ड, और फिर येट का यूज करके दूसरा सेंटेंस ही कुड नॉट पास। तो इसका यूज करना भी बहुत आसान है, ऑल्दो लगा के पहला सेंटेंस, फिर येट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख लेना है ऐसे ही। तो जब भी कंट्रास्ट वाले सेंटेंस होंगे उसको कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वहां पे आप ऑल्दो येट का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स अगला रूल हमारा है सातवां रूल इसमें, कि जब भी सेंटेंस में पर्पज शो होगा, पर्पज यानी कि उद्देश्य की अगर बात होगी और उसको हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा, तो वहां पे आप सीधे सो दैट का यूज कर सकते हैं।
और वो भी सो दैट का यूज एक साथ में ही करना है, क्योंकि सो दैट का यूज दो तरीके से होता है। एक में सो और दैट अलग अलग यूज होता है और एक में सो और दैट एक साथ यूज होता है। अब जब सो और दैट एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ताकि। लेकिन फ्रेंड्स, सो दैट का यूज करते समय आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि जब भी आप सो दैट का यूज करते हैं तो इसके बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद मे या माइट का यूज किया जाता है। अब कब हम मे का यूज करेंगे, कब माइट का यूज करेंगे? अगर ये जो पहला वाला क्लॉज होगा, सो दैट के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो अगर प्रेजेंट में होगा तो मे का यूज करना है, और सो दैट के पहले वाला क्लॉज अगर पास्ट में होगा तो माइट का यूज करना होगा। चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे शी स्टडीज हार्ड, शी स्टडीज हार्ड यानी कि वह मेहनत से पढ़ाई करती है। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो यहां पर देखिए पहले सेंटेंस में बताया गया कि वह मेहनत से पढ़ाई करती है, और दूसरे में उसका पर्पस बताया गया है कि मेहनत से पढ़ने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। तो चलिए देखते हैं इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर इसको सिंपल बनाना होता तो इसमें सीधे आप इंफिनिटिव का यूज कर देते कि शी स्टडीज हार्ड टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनने के लिए मेहनत से पढ़ती है। लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें सो दैट का यूज करना होगा पर्पस के लिए। तो क्या हो जाएगा, पहले पहला वाला सेंटेंस लिखेंगे, शी स्टडीज हार्ड, वह मेहनत से पढ़ती है ताकि, ताकि के लिए सो दैट, अब वह एक डॉक्टर बन जाए तो सो दैट के बाद फिर से आपको वही पहला वाला सब्जेक्ट लिखना होगा, शी। अब देखिए सो दैट के पहले जो क्लॉज है उसमें स्टडी में ES जुड़ा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अगर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको मे का यूज करना होगा। अगर यहाँ पे ED जुड़ा होता, यानी पास्ट में अगर होता सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे मे नहीं बल्कि माइट आ जाता। तो ये प्रेजेंट में इसलिए मे का यूज करेंगे, और मे के तुरंत बाद जो इसमें मेन वर्ब है उसको लिखना होगा। मेन वर्ब इसमें क्या है, बिकम अ डॉक्टर, इसको लिख लेंगे। तो ये बन गया कि शी स्टडीज हार्ड सो दैट शी मे बिकम अ डॉक्टर, वह मेहनत से पढ़ती है ताकि वह एक डॉक्टर बन जाए। तो इस तरह से आपको इसमें सो दैट का यूज करना होगा पर्पस के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इसमें रिजल्ट की बात होगी, अगर रिजल्ट की बात होगी यानी कि परिणाम की बात होगी, तो वहां भी आपको सो और दैट का ही यूज करना होगा, लेकिन इसको अलग अलग यूज करेंगे। सो और दैट के बीच में ये डॉट 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 है, यानी कि यहां बीच में कुछ रहेगा, या फिर आप चाहें तो इसमें एक लेस्ट भी कंजंक्शन होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, लेस्ट का यूज हम करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए लेस्ट का मतलब हो जाता है कहीं ऐसा ना हो कि। वहीं यहां सो और दैट का मीनिंग क्या होगा, सो का मतलब होगा इतना और दैट का मतलब होगा कि। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, और दूसरा सेंटेंस रहे कि आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, मैं और अधिक काम नहीं कर सकता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे कि मैं इतना थका हूं कि और अधिक काम नहीं कर सकता। तो मैं इतना थका हूं, आई एम, अब जहां पे वेरी है इसके जगह पे सो लगा देंगे। मान लीजिए वेरी नहीं भी होगा तो एडजेक्टिव के पहले आपको सो का यूज करना होगा। तो आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हूं कि के लिए दैट, अब मैं और अधिक काम नहीं कर सकता, दूसरा जो सेंटेंस है उसको वैसे लिखेंगे, आई कैन नॉट वर्क एनी मोर, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क एनी मोर। और देख लीजिए जैसे है, ही इज वेरी पुअर, he is very poor, he cannot buy
दिस बुक। ही इज वेरी पुअर यानी कि वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीद सकता। अब इसको हिंदी में ऐसे कंबाइन करिए कि इसमें इतना और की आ जाए, तो क्या बनेगा कि वह इतना गरीब है कि इस किताब को नहीं खरीद सकता। तो कैसे बनाएंगे? वह इतना गरीब है, ही इज, वेरी के जगह पे सो का यूज, सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट, ही के लिए यहां पे दैट आएगा। अब दूसरा सेंटेंस वैसे लिखेंगे, ही कैन नॉट बाय दिस बुक। और एक सेंटेंस देख लीजिए, जैसे है वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, यू मे फॉल डाउन। वॉक केयरफुली यानी कि संभल कर चलो, यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो। अब इसको आप कैसे बनाएंगे कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ऐसा बनाना होगा। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहां पे आप लेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है कि संभल कर चलो, यानी कि पहले यही क्लॉज रहेगा, वॉक केयरफुली। अब कहीं ऐसा ना हो कि, इसके लिए यहां पे आप लेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन लेस्ट का जब भी यूज होता है सेंटेंस में, तो इसका जो क्लॉज होता है, लेस्ट वाला जो क्लॉज होता है, इसमें हमेशा ही शुड का यूज होना चाहिए। लेस्ट के बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मे आ गया है, तो आपको मे हटा के वहां पे शुड लगाना होगा। तो ये एक रूल है कि लेस्ट के बाद हमेशा शुड का ही यूज होता है। तो लेस्ट यू शुड, यहां पे मे को हटाएंगे और शुड लगाएंगे, फॉल डाउन। तो लेस्ट का यूज करते समय आपको बस यही ध्यान देना है कि इसके बाद हमेशा शुड का यूज होता है। तो ये सेंटेंस बन गया कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आखिरी रूल देख लेते हैं, जो कि इसका 9वां रूल है। अगर सेंटेंस में मैनर शो हो रहा हो, मैनर का मतलब ढंग या तरीका अगर शो हो रहा हो, तो उसमें आपको एज का यूज करना होगा, एज अ कंजंक्शन। तो वहां पे आपको कंजंक्शन के रूप में एज का यूज करना होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही राइट्स इट, और दूसरा सेंटेंस रहे कि राइट इन द सेम वे, राइट इन द सेम वे। तो ही राइट्स इट यानी वह इसे लिखता है, राइट इन द सेम वे, और ठीक उसी प्रकार से लिखो। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या होगा कि इसे ऐसे ही लिखो जैसे वो लिखता है, या फिर जैसे वो लिखता है वैसे ही लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे आएगा राइट, यानी कि लिखो। अब जैसे वह लिखता है, एज ही राइट्स, राइट एज ही राइट्स इट, यानी वैसे लिखो जैसे वो इसे लिखता है। तो इस तरीके से जब भी मैनर की बात होती है तो वहां पे एज का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इन सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है इतनी, फिर भी आपके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। और इसके बदले में बस केवल यही चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए।